नमस्कार। आप देख रहे हैं क्यू वाइब और मैं हूं प्रवीण झा। बात आज फिर बंगाल की करेंगे और बंगाल में आज चूंकि चुनाव प्रचार का आखिरी दिन था, आज जोर थम गया चुनाव प्रचार का और मात्र एक दिन बाद यानी कल 28 तारीख है और परसों 29 तारीख को दूसरे चरण का भी मतदान संपन्न हो जाएगा। और इस तरह से सभी राज्यों में जहां जहां भी चुनाव होने वाले थे उन सभी राज्यों में कल खत्म हो जाएगा। तो कल जो परसों खत्म हो जाएगा 29 तारीख को। लेकिन आज कुछ जो बंगाल में घटा है उसको लेकर आज हम लोग चर्चा करेंगे। चर्चा क्या करेंगे कि एक तो खास करके गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आप लोगों को यानी कि वहां की जनता से उन्होंने एक प्रकार से अपील की कि आप लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगले 60 दिन यानी कि 4 मई को जब नतीजे आएंगे उसके बाद भी अगले 60 दिन तक पैरामिलिट्री फोर्स बंगाल में ही रहेगा। यानी कि आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके बाद अगर कोई हिंसा होती है तो उससे निपटने के लिए भी केंद्रीय पुलिस बल जो है वो तैनात रहेगी। यानी कि एक प्रकार से ये साफ मैसेज दिया गया कि अब आप लोग निर्भीक होकर बाहर निकलिए और मतदान केंद्र पर जाकर मतदान कीजिए, किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक और खबर आती है कि कुछ जगहों पर जो है वो टीएमसी के कार्यकर्ता और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में नोकझोंक हो जाती है, कुछ जगहों पर और भी हुई। इसके अलावा एक जगह तो पहली बार ऐसा देखा गया कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने टीएमसी के नेताओं को पीटा है। यानी इससे पहले इस प्रकार की घटना कम से कम बंगाल में नहीं देखने को मिलती थी। बंगाल में टीएमसी के कार्यकर्ता इतने उग्र हैं, इतने प्रभावशाली हैं कि उसके जगह पर बाकी सभी कार्यकर्ता एक प्रकार से बौना हो जाते थे, लेकिन इस बार वो नहीं हो रहा है। एक और बात कि खास करके आज आखिरी जब चुनाव प्रचार था तो उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अंग बंग और कलिंग, यानी कि अंग में यानी बिहार में और कलिंग यानी उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अब बंग की बारी है, यानी बंगाल को भी जीतने की बारी है। अगर बंगाल में भी सरकार बन जाती है भारतीय जनता पार्टी की तो अंग बंग कलिंग ये तीनों भारतीय जनता पार्टी एक प्रकार से साध ले जाएगी। आज हम आपको इस पर पूरी चर्चा करेंगे, लेकिन इस चर्चा में हमारे साथ हमारे वरिष्ठ पत्रकार संजीव प्रियदर्शी जी तो जुड़े ही रहेंगे, लेकिन आपको हम एक कुछ वीडियो आज दिखाते हैं। उस वीडियो में क्या है उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। पहले आप वो वीडियो देखिए, एक तो योगी आदित्यनाथ और तेजस्वी सूर्या की बीच जो बातचीत हुई है उस वीडियो को, और दूसरी वीडियो है अजय पाल शर्मा की। अजय पाल शर्मा बहुत ही तेज तर्रार आईपीएस ऑफिसर हैं, उनके बारे में सभी को पता है कि वो यूपी से हैं, उनके और उनको अभी वहां पर डिप्लॉय किया गया, यानी कि वहां पर उनकी तैनाती है और वहां उनका क्या मैसेजिंग है पहले वो सुनाते हैं, उसके बाद तेजस्वी सूर्या और योगी आदित्यनाथ के बीच जो चर्चा हुई है उसको सुनाते हैं। किसी ने बदमाशी करी तो उनका कायदे से इलाज किया जाएगा। फिर अगर कहीं से खबर आ गई कि किसी ने कोई खुराफात करने की, किसी को परेशान करने की कोशिश की है तो फिर उसकी खबर फिर अच्छे से लेंगे हम। ये जहांगीर के घर वाले भी खड़े हैं, उसको बता देना कायदे से। ये बार बार जो खबरें आ रही हैं कि उसके लोग धमका रहे हैं, तो फिर अच्छे से खबर लेंगे, फिर बाद में रोना पछताना मत। तो आपने सुना अजय पाल शर्मा को, अब सुनिए एक बार तेजस्वी सूर्या और योगी आदित्यनाथ। ये टीएमसी के कुशासन से सबसे ज्यादा त्रस्त प्रदेश के वेस्ट बंगाल के युवा हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं उनके लिए एक मैसेज दीजिए। जिस टीएमसी ने यहाँ के युवाओं के सामने पहचान का संकट खड़ा किया है, अपने टेरर से, अपने माफिया राज से, अपने करप्शन से, यह सबसे अच्छा उपयुक्त समय है कि उस टीएमसी को पहचान का मोहताज बना दे। और बंगाल के युवाओं का मेरा आह्वान होगा कि भारत की विरासत और भारत को प्रेरणा देने वाली बंगाल के पावन धरा आज टीएमसी के कुशासन से, इसके गुंडा राज से मुक्त होने का उत्तम अवसर है। यहाँ का युवा
जुड़े और बीजेपी की डबल इंजन सरकार लाएं, टीएमसी के कुशासन से मुक्ति पाएं। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज। तो संजीव जी, आपने दोनों को सुना। एक तरफ तो योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, और दूसरी तरफ यूपी में ही उनकी पोस्टिंग अभी तक अजयपाल शर्मा की है। अभी उनको इलेक्शन कमीशन के आग्रह पर उनको भेजा गया है बंगाल। आपको क्या लगता है ये किस प्रकार की मैसेजिंग है कि क्या मतदाता बिल्कुल ना डरे, इस बार मतदाता भयमुक्त होकर मतदान करें? नमस्कार आपको और आपके दर्शकों को। निश्चित रूप से, और ये चूंकि देखिए साउथ बंगाल जो है बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, जहां इस फेज में चुनाव है। अगर बीजेपी ने यहाँ 40% भी सीटों पर जीत हासिल कर ली तो हो सकता है कि बंगाल में राइटर्स बिल्डिंग में भगवा फहरा जाए। और इस इलाके के जो भद्रलोक हैं उनके साथ दो तरह की समस्या है यहाँ ज्यादातर इस इलाके में, और ये इलाका कोई छोटा मोटा इलाका नहीं है, लगभग 144-145 सीटें हैं इस इलाके में। इसमें दो तरह की समस्या है। एक तो टीएमसी के गुंडों का भय, वो क्या करते हैं, बम मार देना, बम फेंक देना, एक आध जगह गोली चला देना, और वो बेचारे शहरी लोग डर जाते हैं इस घटना से, फिर बाहर नहीं निकलते, और या निकलते हैं तो डर के मारे टीएमसी को वोट देते थे। तो इसलिए पहली बात भय को समाप्त कर, और भय को समाप्त करने के लिए क्या था कि टीएमसी के गुंडों को जो है उनको उनके घर में कैद कर देना था। और इसमें निश्चित रूप से चुनाव आयोग मुझे लगता है उनको क्रेडिट जाता है। जैसे एक बार बिहार में के एन राव जी जो थे, जिन्होंने चुनाव कर केजे राव जी जिन्होंने चुनाव करवाया था, या इससे पहले टीएन सेशन ने चुनाव करवाया, 2005 का। हाँ, टीएन सेशन ने भी जब चुनाव करवाया था, मुझे लगता है उसी तरह का ज्ञानेश कुमार जी को क्रेडिट जाता है। भले ही विपक्षी दल कुछ भी बोले, लेकिन ये तो सोचिए कि कल ही तो कांग्रेस के वर्कर की हत्या की गई थी आसनसोल में, और वो टीएमसी वालों ने ही की। इसलिए जो बंगाल हिंसा के लिए जाना जाता था प्रवीण जी, पिछले बार इतने सीटों पर चुनाव में 54 लोगों की जान गई थी, बेगुनाह लोगों की, चाहे वो टीएमसी के हों या बीजेपी को या कांग्रेस या सीपीएम, उससे मतलब नहीं है। 54 लोग थे जिन्होंने बंगाल की जनता है, अंतोगत्वा तो बंगाल की जनता है, बंगाल की जनता है। तो बिल्कुल सबसे बड़ी बात है कि वो फियर साइकोसिस यानी डर की भावना को निकाल फेंकने की कोशिश हुई है, और मुझे लगता है कि इसमें बहुत हद तक सफलता मिली है प्रशासन। दूसरी बात क्या थी कि आप अगर इधर कोलकाता, हुगली, ये सब नॉर्थ 24 परगना, साउथ 24 परगना में इधर जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि जैसे अपार्टमेंट है, मोहल्ले हैं, वहां बाहर कुर्सी लगा के बैठ जाते थे। कौन बैठते थे? क्लब वाले, जो क्लब चलाते हैं। क्लब कल्चर बंगाल का मशहूर है। पहले इसमें सीपीएम के होते थे गुर्गे, उन सीपीएम के गुर्गे पहले टीएमसी में आए, और फिर अब उनके बाल बच्चे इसमें रहते हैं, और यही सिंडिकेट है। तो इससे वहां की आम जनता त्रस्त है प्रवीण जी। त्रस्त मैं बताऊं कैसे, इसका अनुमान भी उत्तर भारत के लोगों को नहीं होगा, यहां तक कि बिहार के लोगों को भी नहीं होगा। मैं एक उदाहरण देता, अगर इस इलाके में या 144-45 जहां सीटें पड़ रही हैं, और ये पूरा साउथ बंगाल का इलाका, यहाँ किसी एक घर में अगर पुनर्निर्माण करना है तो वो गुंडा टैक्स देना है उसको। वो जो जनरल सेक्रेटरी है उस क्लब का, हाँ, उस क्लब का जो जनरल सेक्रेटरी है वो कहीं वार्ड मेंबर है, कहीं वो 2-4 पोलिंग बूथ को संभालता है, और उसको बिना चढ़ावा चढ़ाए बेचारा कोई आम आदमी अपना घर नहीं बना सकता। आप सोचिए। तो अंदर से घुटन तो बंगाल में है ही। अब देखते हैं कि उस रूप में अगर निकल गए लोग और वो डर समाप्त हो गया तो फिर आप जान लीजिए कि बंगाल में नतीजे बदलेंगे। इस बार जिसका जिक्र मैं पहले अपने ओपनिंग रिमार्क्स में किया कि इस बार आपको पहली बार आपने सुना भी होगा कम से कम बंगाल चुनाव में
इससे पहले तो इस प्रकार से नहीं सुना गया, चाहे वो ना कांग्रेस के लिए, ना बीजेपी के लिए, ना किसी और के लिए। इस बार पहली बार ऐसा देखा गया कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं वो टीएमसी पर हावी है। इसके क्या संकेत हैं? क्या इस बार लग रहा है वहां पर जो एक प्रकार से जो नहीं बोलते थे, जो चुप रहते थे, भले वो भारतीय जनता पार्टी को वोट करते थे या नहीं करते थे, लेकिन जो चुप रहते थे, इस बार वो निकल ही नहीं रहे हैं, बल्कि एक प्रकार से वो प्रतिरोध भी कर रहे हैं कि नहीं, इस बार तो वोट डालने जाना ही जाना है। और उसी कड़ी में अगर हम लोग इसको जोड़ें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जो कहा है कि 60 दिन तक चुनाव नतीजे आने के 60 दिन बाद तक भी पैरामिलिट्री फोर्स तैनात रहेंगे, खास करके बंगाल में, तो आप इससे क्या मैसेजिंग हो रहा है, क्या लगता है आपको इसका? देखिए, होता क्या था कि टीएमसी जो है वो लोगों को इस तरह डराती थी, वो 2-3 तरीकों से डराती थी। पहला, प्री पोल वायलेंस, यानी चुनाव पूर्व हिंसा। वो टारगेट करते थे कि ये बीजेपी का कैंडिडेट है, पहले इसकी पिटाई करो, पहले फिर इसके 2-4 वर्करों को पीटो, और फिर उन मोहल्लों में जाके बम मारो दिन दहाड़े, जहां से बीजेपी के वोटर निकलेंगे या विरोधी दल के वोटर निकलेंगे। अब हुमायूं कबीर तो बीजेपी के नहीं है, लेकिन उन पर भी हमला हुआ ना। जो भी कांग्रेस का बेचारा जो वर्कर मारा गया, वो तो बीजेपी का वर्कर नहीं था। जो भी विरोधी है उसको डराओ। तो ये हुआ प्री पोल। उसके बाद पोल के दिन गजब की हिंसा, और तीसरा, नतीजे अगर पक्ष में आ गए टीएमसी के, तो फिर खेला होबे का गाना बजा के चुन चुन कर निशाना बनाना विरोधियों, उनके कार्यकर्ताओं को, ताकि मनोबल टूट जाए विपक्ष का। ये होता है कि हावी हो जाना दूसरों पर हिंसा के जरिए। इसलिए जो 3 चरण में ये हिंसा करती थी टीएमसी, उस पर लगाम लगा है, निश्चित रूप से लगा है। और अंदर से तो कम्युनिस्ट और लेफ्ट वाले भी बहुत खुश, बता रहा हूं आपको, कि चलिए कम से कम ममता बनर्जी को किसी ने रोका तो। और चुनाव आयोग की प्रशंसा लोग कर रहे हैं, बिल्कुल साउथ बंगाल में भी कर रहे हैं चुनाव आयोग की प्रशंसा, कि इतना ज्यादा फोर्स। और वो फोर्स देखिए, पिछली बार क्या था, अंतर क्या है, पिछले बार जो पुलिस थी, वो पुलिस सीआईएसएफ सीआरपीएफ के जवानों को लेकर घुमाती थी, और पुलिस किसके लिए काम करती थी सब जानते हैं। इस बार पुलिस भी चुनाव आयोग के पूरी तरह से अधीन है, और ऐसे ऐसे अधिकारी लाए गए हैं दूसरे राज्य से, जिसको टीएमसी से कोई लेना देना। और आज तो ये बीजेपी ने एक कोलकाता पुलिस के, हाँ, उसी पर मैं आ रहा हूँ कि पहले मैं उस वीडियो को प्ले कर देता हूँ, उसके बाद आप उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइएगा, क्योंकि ये बांग्ला में है, और बांग्ला में उसको आप बताइए कि क्या है, वो आखिर कहना क्या चाह रहे हैं। हमारे जो हिंदी भाषी दर्शक हैं उनके लिए पहले आप उसको एक बार ट्रांसक्रिप्ट कर दीजिएगा। पहले वो बाइट हम पूरी सुना देते हैं, पहले आप उसको गौर से सुनिए, उसके बाद फिर संजीव जी से इसके बारे में जानेंगे। रामकृष्ण कयल, पेशाय एकजन कलकाता पुलिस कर्मी। 23 বছরের কর্মজীবন অতিবাহিত, এখনো 17 বছর কর্মজীবন বাকি আছে। তো এই 23 বছর কর্মজীবনের 15টি বছর আমি এই তৃণমূল সরকারকে দিলাম। এই 15 বছরে আমি দেখলাম কিভাবে ডিপার্টমেন্টের ইসলামীকরণ হচ্ছে। আমি 15 বছরে দেখলাম কিভাবে প্রশাসনিকভাবে হিন্দুকে, বাঙালিকে মুসলিম হওয়ার জন্য উৎসাহিত করা হচ্ছে। আসন্ন এই বিধানসভা নির্বাচনে প্রথম ফেজের নির্বাচন হয়ে গেছে। সেকেন্ড ফেজের নির্বাচনে এই দক্ষিণবঙ্গের সমস্ত বাঙালির কাছে আমার আবেদন, আপনাদের ভাষায় তথাকথিত
চটি চাটা দলদাস একজন পুলিশের আবেদন, আপনারা এমনভাবে ভোট করুন, ভোট দিন, যাতে সরকারের পরিবর্তন হয়। तो संजीव जी, आप हमारे दर्शकों को बताइए, एक तो ये थोड़े डरे सहमे से लग रहे थे, ये ऐसा क्यों, कि ये डरे सहमे से क्यों लग रहे थे और ये कहना क्या चाह रहे हैं? देखिए, जो पहले कहना उन्होंने जो बोला है उसका मैं ट्रांसक्रिप्ट कर दूं। उन्होंने ये कहा कि 23 वर्ष तक उन्होंने अभी तक बंगाल पुलिस में सेवा की है। रामकृष्ण कोयल इनका नाम है। उसमें 15 वर्ष लगभग इन्होंने तृणमूल सरकार के दौर में पुलिस में सेवा दी, और उनका ये कहना कि अभी उसके 17 वर्ष जो है सेवा के बाकी। लेकिन इस 15 वर्ष में जो टीएमसी के राज में या ममता बनर्जी के राज में उसने ये देखा है कि बंगाल पुलिस के हिंदू जो जवान हैं उनको मुस्लिम बनने के लिए प्रेरित किया जा रहा है और इस्लामाइजेशन ऑफ पुलिस किया जा रहा है बंगाल पुलिस। इसलिए वो ये कह रहे हैं, साउथ बंगाल के लोगों से खास करके अपील कर रहे हैं कि आप बांग्ला भाषा के राष्ट्रवाद जैसे ऐसे मुद्दों पर ध्यान मत दीजिए। आप बांग्ला को बचाने के लिए और राष्ट्रवाद के नाम पर आप वोट कीजिए, नहीं तो आप भी नहीं बचेंगे। तो ये दो चीजों की बात कर रहा है। जो बीजेपी आरोप लगाती है कि तुष्टीकरण की पराकाष्ठा हो गई है ममता बनर्जी के शासन में। अगर ये सही में पुलिस अधिकारी हैं, देखिए ये फेसबुक पे वायरल हुआ है, बीजेपी ने भी इसको शेयर किया है और ये चुनाव से तुरंत पहले वायरल हुआ और इसमें वो नाम भी बता रहे हैं। अब ये बंगाल पुलिस की जिम्मेदारी है, हाँ, तो वो बंगाल पुलिस की जिम्मेदारी है कि वो ये बताएं कि वो सही है गलत है। लेकिन अगर ये बात सही है तो एक बात की पुष्टि होती है, जो बीजेपी आरोप लगाती है कि ममता बनर्जी के राज में इस्लामाइजेशन ऑफ इंस्टीट्यूशंस हुआ है। संस्थागत रूप से कट्टरवाद को बढ़ावा दिया गया है। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि जो टीएमसी बोलती है कि बांग्ला वर्सेस दिल्ली, तो वो ये कह रहे हैं कि इस तरह की बातों में ना पड़ के सत्ता के परिवर्तन के लिए वोट दीजिए। हाँ, सत्ता के परिवर्तन के लिए वोट दीजिए। तो ये इनका लब्बो-लुआब है जो इन्होंने बोला है। और आप देखिए कि एक शायद उन्होंने ये भी कहा है कि अगर ऐसा नहीं होता है तो वो उसके बाद मतलब वो अपनी सेवा समाप्त कर लेंगे, यानी छोड़ देंगे वो नौकरी। नहीं, देखिए वो तो जब आपने बयान दे दिया तो ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है और ये अगेंस्ट द सर्विस रूल है, चाहे वो किसी भी स्टेट में हो। तो अगर टीएमसी की सरकार आएगी तो इनकी सेवा ऐसे ही समाप्त होगी। हो सकता है इनको पनिशमेंट भी मिले। लेकिन कभी कभी व्यक्ति अपनी अंतरात्मा की आवाज भी सुनता है और बंगाल निश्चित रूप से राष्ट्रवाद की उर्वर भूमि रही है, चाहे नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो, गुरुवर रविन्द्रनाथ टैगोर हो, बंकिम चंद्र चटर्जी हो, बहुत से मतलब अनगिनत हैं, नाम नहीं ले पाएंगे। हर गली में खुदीराम बोस हैं, बहुत सारे हैं। तो संजीव जी, एक बार हम अपने दर्शकों को योगी आदित्यनाथ की वो छोटी सी कन्वर्सेशन फिर से सुनाते हैं, उसके बाद उस पर आपकी प्रतिक्रिया जानेंगे। ये टीएमसी के कुशासन से सबसे ज्यादा त्रस्त प्रदेश के वेस्ट बंगाल के युवा हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं उनके लिए एक मैसेज दीजिए। जिस टीएमसी ने यहाँ के युवाओं के सामने पहचान का संकट खड़ा किया है, अपने टेरर से, अपने माफिया राज से, अपने करप्शन से, यह सबसे अच्छा उपयुक्त समय है कि उस टीएमसी को पहचान का मोहताज बना दे। और बंगाल के युवाओं का मेरा आह्वान होगा कि भारत की विरासत और भारत को प्रेरणा देने वाली बंगाल के पावन धरा आज टीएमसी के कुशासन से, इसके गुंडा राज से मुक्त होने का उत्तम अवसर है। यहाँ का युवा जुड़े और बीजेपी की डबल इंजन सरकार लाएं, टीएमसी के कुशासन से मुक्ति पाएं। संजीव जी, एक तो आज का ये बयान, इससे पहले भी इनके दो बयान मुझे याद आ रहे हैं। एक तो कि काली के स्थान को, काली की जगह को काबा नहीं बनने देंगे,
उससे पहले उनका एक बयान आया कि 4 मई के बाद, 4 मई को जब नतीजे आएंगे, 5 मई के बाद से टीएमसी के जितने भी गुंडे हैं वो आपके चौकट पर नाक रगड़ेंगे। क्या आपको लगता है इन सभी बयानों का कुछ असर वहां की जनता पे, वहां के वोटर पर हो रहा है? देखिए, पहले चरण में तो लगा, जिस तरह से देखिए, मुस्लिम समाज तो हर राज्य में ज्यादातर वोटर टर्नआउट मुस्लिम समाज का रहता है, लेकिन जो हिंदू बहुल वाले इलाके भी थे नॉर्थ बंगाल के, वहां भी 95, 93%, 91%, 92% ऐसे करके वोटिंग हुई है। तो वो उसमें टीएमसी को ये महसूस हो रहा है खतरा, खास करके ममता बनर्जी को, कि मुस्लिम पोलराइजेशन के विरुद्ध हिंदुओं का पोलराइजेशन हो गया। और बीजेपी को लगता है कि अगर साउथ बंगाल में ये 50% भी मामला हो जाए तो फिर वो सत्ता के करीब जा सकते हैं, और बाद में वो देखेंगे क्या कर, बाद में देखेंगे क्या करना है। तो निश्चित रूप से अब तो समय कम है, लेकिन वो मैसेज इसलिए दे रहे हैं कि ममता बनर्जी बार बार ये कहती है कि जय श्री राम बंगाल में ना चोलबे, इसीलिए वो काली और काबा का कनेक्शन किया गया। और मोदी जी मां काली के मंदिर में गए, पूजा भी किया, झालमुड़ी भी खाया। आज अमित शाह जी गंगा सागर में जाके उन्होंने पूजा भी की है। और कल जब मोदी जी घूम रहे थे साउथ बंगाल में, तो उनका पूरा रोड शो हुआ है हर जगह, और भद्र लोग भी बड़े पैमाने पर मोदी जी को चीयर करने के लिए निकले थे, और महिलाओं में भी गजब का उत्साह था मोदी जी को लेकर। और सबसे बड़ी बात क्या है, झालमुड़ी वाले को तो काटने के लिए, उस तरह के नैरेटिव को काटने के लिए ममता बनर्जी भी जो है वो सब्जी भाजी खरीदने के लिए चली गई। क्या आपको लगता है उससे वो नैरेटिव कटेगा, कुछ होगा क्या उसमें? देखिए, ममता बनर्जी का जाना उतना बड़ा मुद्दा नहीं है, वो तो जाती है, कभी चाय बनाती, कभी कुछ बनाती हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर का जाना एक बड़ी बात है, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते। दूसरी बात है कि जो इंटेंसिटी, हालांकि आज एक खबर आ रही है उससे रिलेटेड, शायद उसके बारे में अभी तक हम खैर पूरी तरह से उसको देखे नहीं है, लेकिन जो एक खबर आ रही है कि जिस दुकान पर वो झालमुड़ी खाए थे प्रधानमंत्री, शायद चौड़ीकरण के नाम पर वो दुकान को तोड़ दिया गया, शायद फिर बाद में शायद कहीं और शिफ्ट किया गया है उनको। हो सकता है कोई, देखिए अभी प्रशासन तो चुनाव आयोग के अधीन है, हो सकता है टीएमसी के कुछ लोगों ने वहां जानबूझ के डिस्टर्ब किया हो, इससे टीएमसी अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रही है। लेकिन इतना जान जाइए, इतना हमारे दर्शक भी जान लें कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार बना लेगी, क्योंकि 60-65 यानी 100 में 65 लोग साइलेंट है अभी भी। तो उनको पकड़ना बड़ा मुश्किल है, वो कुछ बोलते नहीं है, बीच की बात बोल देते हैं। तो वो 4 तारीख को ही पता चलेगा, लेकिन इतना जान जाइए कि बीजेपी अपनी ताकत बढ़ा रही, और वही बौखलाहट ममता बनर्जी को हो रही। इसलिए ममता बनर्जी ने कल बोला है कि अगर बीजेपी सत्ता के करीब चली गई, यानी बहुमत के इर्द गिर्द चली गई, तो वो जोड़ तोड़ करके सरकार बना लेगी, तो फिर बांग्ला का क्या होगा। वो बार बार यही कहते, इसलिए बीजेपी के जो भी नेता जा रहे हैं वो वहां मांस भात खा रहे हैं, चाहे अनुराग ठाकुर हो या दूसरे नेता, बिहार से तो जो नेता जा रहे हैं वो तो मांस भात खाते ही हैं। हालांकि उस पर तो बहुत तरह के विवाद भी शुरू हो गए कि जब वो तेजस्वी यादव हेलीकॉप्टर में मछली खा रहे थे और इधर जो है वो भगवा पहन करके जो है मछली खाते हुए जब दिखाया गया, उस पर बहुत सारे विवाद भी हुए। लेकिन ठीक है, फिर भी वहां का कल्चर है, तो उसके हिसाब से यहाँ जितने भी नेता जा रहे हैं, उसमें एक अंतर है, तेजस्वी जी और मुकेश सहनी जी नवरात्रा में खा रहे थे, वो अंतर। तो बंगाल में तो नवरात्रा के समय में वो चढ़ाया ही जाता है। मैं तेजस्वी पर बोल रहा हूं, बंगाल में क्या होता है वो हम लोग भी जानते हैं। बंगाल में क्या होता है वो बता रहे, बंगाल में वो नहीं खाना जो है मछली मीट। देखिए, वो इसलिए ये किया बीजेपी नेताओं ने, क्योंकि ममता बनर्जी, आप सोचिए, बिलो द बेल्ट जाके कहने लगी, आप फ्रस्ट्रेशन उनका समझिए कि ये मछली मीट बंद कर देंगे। हालांकि आप देखिए, बीजेपी सही तरीके से जवाब नहीं दे पाई इसका। बिहार में इतने साल से बीजेपी सत्ता में है, क्या मछली मीट बंद हो गया? वहां तो मछली मीट बहुत ज्यादा खाया जाता है।
यूपी में मछली मीट बहुत खाया जाता है। तो बीजेपी उसको और भी बेहतर तरीके से जवाब दे सकती थी। हालांकि हर स्तर पर बीजेपी ने जवाब दिया, और आज जो टीएमसी की जो सांसद हैं और उन पर भी जो हमला करके बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने दिखाया है, और शुभेंदु अधिकारी ने बोला भी था कि अगर कोई हम बीजेपी को कमजोर समझेगा तो अब बीजेपी ईंट का जवाब पत्थर से दी। और मुझे लगता है कि बीजेपी के वर्करों में वो अब पॉजिटिव सेंटिमेंट्स आने लगे हैं कि उनको लग रहा है कि वो थोड़ा सा और ताकत लगा दे, और जो सिस्टम चुनाव आयोग ने बनाया है, टीएमसी की पकड़ पुलिस पर कमजोर हो गई है, टीएमसी के गुंडे घर छोड़ के भाग गए हैं। सवाल संजीव जी आपसे लेंगे, एक आखिरी सवाल। तो क्या ये माना जाए कि 4 तारीख को जो भी नतीजे आएंगे, अगर पक्ष में नहीं आया टीएमसी के पक्ष में, तो गुंडे तो भागेंगे ही भागेंगे, क्या कुछ नेता भी देश छोड़कर भागेंगे क्या? भाग सकते हैं, अभिषेक बनर्जी तो भाग ही सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। उनके बहुत सारे मित्र दुबई में सेट हो चुके हैं। लेकिन सरकार चूंकि अलर्ट है, तो अगर 4 तारीख को 11 बजे तक लगा परिवर्तन, क्योंकि देखिए क्लोज जाएगा मामला, नतीजे 11-12 बजे तक नहीं आएंगे, क्योंकि हर बूथ पर, हर विधानसभा में वोटर की संख्या घट गई है, इसलिए जीत हार का मार्जिन जो होगा प्रवीण जी, वो कम होगा, बहुत कम होगा। इसलिए अंतिम में जाकर फैसला हो। तो ऐसा होगा तो तुरंत रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर सकती है केंद्र सरकार, वो तो केंद्र सरकार के हाथ में। चलिए संजीव जी, तो आज हम लोग इस डिबेट को यहीं पर खत्म करते हैं। तो आप देखेंगे कि 4 तारीख को जब नतीजे आएंगे, एक तो 29 तारीख को जो आखिरी मतदान है, उसके बाद 4 तारीख को जो नतीजे आएंगे उसमें क्या होता है। क्या तृणमूल कांग्रेस यानी ममता बनर्जी चौथी बार चुनकर आती हैं, या पहली बार भगवा झंडा खास करके बंगाल में फहराएगा, ये 4 तारीख को पता चलेगा। तो जो दर्शक अभी तक हमारे साथ बने हुए हैं, इस वीडियो को फटाफट शेयर कर दीजिए, कमेंट भी करते रहिए कि आपको ये डिबेट कैसा लगा। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब चैनल के जरिए देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को फटाफट शेयर कर दीजिए, कमेंट भी करते रहिए। अगर आप फेसबुक पेज के जरिए देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए, वीडियो को अपने वॉल पर शेयर कर दीजिए और कमेंट भी कीजिए। इसके अलावा एक्स हैंडल पर भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए क्यूआईबी के साथ। मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार।